Welcome back students. If you have not seen part 1 of Rise of Nationalism in Europe, kindly go and watch that first. Subscribe to our channel for more educational videos. So now I am taking you to the second part of this. Okay, so we have discussed in part 1 that Napoleon wanted to rule all over Europe. मतलब उसका ड्रीम क्या था? पूरे यूरोप पे राज करना, और वो 1799 में यूरोप में आ चुका था और धीरे धीरे करते 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का एम्पेरर भी बना दिया था. ही इवन इंट्रोड्यूस सिविल कोड. बट नाउ उसका ये जो सपना था कि उसे पूरे यूरोप पे राज करना था, उस सपने के सामने आ गए 4 लोग. अब वो 4 कौन थे? You have to remember the name and I am giving you easy trick to remember this name. जब भी हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है हमें रब की याद आती है. वो ये रब मतलब यहाँ पे हमारे रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, एंड वही रशिया के आगे आपको सिर्फ पी लगा देना है. तो दैट इज हाउ इट इज ईजी फॉर यू टू रिमेंबर नेम्स ऑफ दिस 4 countries. A war was fought between these 4 countries and Napoleon, and this battle is known as Battle of Waterloo, which was fought in 1815. कब? 1815. And Napoleon got defeated in this war. मतलब कि उसका जो सपना था वो टूट गया. अब क्या हुआ? In 1815 this war was fought. They won. That is all okay. But our chapter, as the name suggests, rise of nationalism in Europe. So we are talking about emergence of nation states. Nation states सारे उभर के आए यूरोप में. Now this situation was quite difficult to happen. मीन्स बहुत डिफ़िकल्ट था इसका होना. रीज़न बीइंग यूरोपियन सोसाइटीज़ डिवीजन. यूरोपियन सोसाइटी ऑफ 17th century was divided into 3 types. पूरी जो सोसाइटी थी वो 3 तरह के लोगों की बनी हुई थी. फर्स्ट इज एरिस्टोक्रेट्स. एरिस्टोक्रेट्स, दिस एरिस्टोक्रेट्स वर हाईली रिच पीपल, जिनके पास बहुत पैसा था. अब बहुत ज़्यादा पैसा हो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तो हो नहीं सकते, कम ही होंगे ऑफ कोर्स. सो एरिस्टोक्रेट्स वर स्मॉल इन ग्रुप्स, मीन्स उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी. दे वर हाईली रिच पीपल. एज दे वर रिच दे लिव्ड लेविश लाइफ. दे स्पोक फ्लुएंट फ्रेंच लैंग्वेज एंड दे वर इंटरकनेक्टेड बाय द बॉन्डेजेस ऑफ मैरिज. देखो मतलब अमीर की शादी अमीर से ही होनी चाहिए, ऐसा सोचते थे एरिस्टोक्रेट्स. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ यूरोप इन दैट टाइम. नाउ कम्स टू अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पीसेंट्स. दिस पीसेंट्स फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब कि पॉपुलेशन में ये लोग बहुत ज़्यादा थे. क्यों? बिकॉज दे वर द पुअर पीपल हु वर्कड फॉर एरिस्टोक्रेट्स. जो एरिस्टोक्रेट्स के लिए काम करते थे, दे वर्क फॉर एरिस्टोक्रेट्स एंड they form large population. They were generally working on the basis of very low wages. This was the situation of peasants. Now because of industrial revolution in Europe, there emerged another class within the society, that was middle class. Middle class emerged in the society of Europe. And what kind of people were there? Businessmen, artisans, प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स का मतलब है लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स. दे ऑल वर पार्ट ऑफ दिस मिडिल क्लास. नाउ दिस मिडिल क्लास पीपल, मोस्ट ऑफ देम वर एजुकेटेड पीपल एंड दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म. अब ये लिबरलिज्म जो वर्ड है, ये हमें इसको समझना भी है और इसे याद भी रखना है. अदर देन दैट, दोज हु बिलीव्ड इन लिबरलिज्म वर नोन एज लिबरल्स. सो वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स, जहाँ भी अब चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि लिबरल्स ऐसा मानते थे, लिबरल्स वैसा मानते थे, तो आपको समझ लेना है कि हम ये एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, बिकॉज दे बिलीव्ड इन लिबरलिज्म. सो वी कैन से दैट दे वर द लिबरल्स. व्हाट दिस लिबरलिज्म मीन्ड? लिबरलिज्म मीन not just any one particular thing, but it was a set of ideas, many ideas together that form liberalism. The liberal people believe in freedom of individual, and they believe that freedom of individual can come only with equality before law.
मतलब सब लोग सोसाइटी में सब लोग एक समान अगर लॉ के सामने हो तो ही फ्रीडम आ सकती है सोसाइटी में. दे बिलीव दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म शुड बी देयर इन पीपल. फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति होनी चाहिए, लोगों में आपस में प्यार होना चाहिए, अपने नेशन के लिए मर मिटने की भावना होनी चाहिए. एंड दे बिलीव दैट दिस इज पॉसिबल ओनली विथ formation of nation state. Now in part 1 I have already explained and I am just reminding you nation state क्या था. So collective identity among the people of country. It can be in the form of common language, common culture, common tradition, common history. Okay, so they believe कि अगर nation state है मतलब कि हम अगर गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन ना होके हम सब इंडियन है, ये वाली जो फीलिंग है, ये जो इंडियन वाली फीलिंग है वो नेशन स्टेट से आ सकती है. सो दिस कलेक्टिव आइडेंटिटी दे वांटेड टू फॉर्म फॉर द सोसाइटी, फॉर विच दे बिलीव दैट दैट शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट शुड बी अ पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट. अब पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वोटिंग राइट की बात अपने आप ही आ जाती है. So they believe that voting right should be there and government should be formed through people and government should work as per the constitution. Other than that, they believe that there should be freedom of press. Freedom of press, freedom of speech, freedom of expression. People should be able to put forward their ideas, their beliefs. वो ये भी मानते थे कि heavy taxation नहीं होना चाहिए. Heavy taxation puts burden on people, that is what they believe. So they were even against heavy taxation. They were even against two more things, special privileges and rule of autocratic people. तो ये सब चीज़ें जो है मिला कि ये हमारा लिबरलिज्म का थियोरी है, मतलब लिबरलिज्म का बिलीफ है. लिबरलिज्म का जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क से लेके 5 मार्क तक में पूछा जा सकता है, ऐसा है. बट हमें याद रखना है यहाँ पे कि लिबरलिज्म क्या था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. लिबरलिज्म से बिल्कुल अपोजिट था कंजर्वेटिज्म. नाउ दिस थियोरी वाज ब्रॉट बाय दोज 4 कंट्रीज, वो जो हमने रब के उससे याद रखा, पर्शिया, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया. यहाँ ये याद रखना है कि ऑस्ट्रिया का आप ऑस्ट्रेलिया नहीं कर दो, इट इज़ ऑस्ट्रिया. दे ब्रॉट द थियोरी ऑफ कंजर्वेटिज्म. नाउ व्हाट वाज दिस थियोरी ऑफ कंजर्वेटिज्म? सो दे बिलीव that social hierarchy should be maintained, monarchy should be there. मतलब कि एरिस्टोक्रेट का रूल होना चाहिए, जो बर्बन डायनेस्टी या जो भी फ्रांस में चलती थी वो रहनी चाहिए, रिस्टोरेशन होना चाहिए मोनार्की का. दे बिलीव दैट दिस रेवोल्यूशनरी आइडियाज आर स्प्रेड बाय फ्री ओपिनियंस, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स. दे आर टेकिंग दिस आइडियाज to the other people, so that should be censorship, so that they can curb this idea of revolution. So although they believe that a little bit modernization can help in aristocratic rule, so this was the theory of conservatism. Other than that, as they won in the battle, they met at Vienna and they signed a treaty of Vienna. Now here comes your important question, what was Treaty of Vienna और Treaty of Vienna में क्या क्या था ये हमें याद रखना है. तो ऑस्ट्रियन मिनिस्टर मैटरनिच उसने ये होस्ट की मीटिंग एंड यहाँ पे जो पहले 3 पॉइंट्स हैं वो सारे फ्रांस से रिलेटेड हैं. तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि फर्स्ट जो 3 पॉइंट्स है वो हमें फ्रांस से रिलेटेड याद रखने हैं. तो बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस. First point, Bourbon dynasty was restored in France. Second point is the territories which were in France after annexation by Napoleon. मतलब कि जब फ्रांस में नेपोलियन का रूल था तो उसने कुछ टेरिटरीज जो जीती थी, they all were lost by France. Other than that, states were established on the borders of France. फ्रांस की बॉर्डर्स पे स्टेट्स बना दिए गए, क्यों? So that France cannot expand anymore. Okay, so this 3 points related to France. Other than that, Russia got part of Poland. रशिया को क्या मिला इससे?
तो पोलैंड मिल गया। पर्शिया को क्या मिल गया इसे, तो पर्शिया को अपनी वेस्टर्न साइड में टेरिटरीज मिल गई। रशिया रिसीव टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। ऑस्ट्रिया गॉट नॉर्थर्न इटली। यहाँ पे पर्शिया को सेक्सोनी का भी पार्ट मिला था, लेकिन जो 39 स्टेट्स का एक कोफेडरेशन था नेपोलियन का, दैट वाज लेफ्ट अनटच्ड। नाउ related to this we have a small topic. In 1834 a custom union Zollverein was formed. अब ये कस्टम यूनियन क्या था और इसका इससे क्या रिलेशन है, तो ये जो अलग अलग 39 स्टेट्स थे which was a confederation, in this all 39 states there were different currencies and different measurement units of weight, because of which whenever a merchant was transiting from one state to other state within this 39 state, तो एक से दूसरे तक पहुंचने में उसको कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी। जैसे ही दूसरे में पहुंचा कस्टम ड्यूटी दे रहा है, करेंसी चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ विच expansion of trade became very difficult. So in 1834 with initiative taken by Persia took the initiative, German states followed later on, they formed a custom union to ease trade and the name of this custom union was Zollverein. You need to remember this point, Zollverein was the custom unit. Now what benefits were taken, what benefits happened, तो फर्स्ट ये था कि करेंसी डिक्रीज फ्रॉम 30 to 2, 30 जितनी अलग अलग करेंसीज थी उसके बदले सिर्फ 2 हो गई, एंड कस्टम ड्यूटीज विच वेर सीन एज ट्रेड बैरियर्स दे वर रिमूव्ड। तो ये आपको याद रखना है। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। कंजर्वेटिज्म गेव रूम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। तो कंजर्वेटिज्म था, उसने सेंसरशिप ला दी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन चला गया था, तो रेवोल्यूशन को कर्व करने का ये जो आइडिया आया, इससे जन्म हुआ रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ का। अब ये रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ क्या थी, तो लिबरल्स टुगेदर फॉर्म्ड ग्रुप्स विच वेर नोन एज रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स of revolutionary societies were liberals who believed in having nation state, who were against monarchy and who believed in having freedom of individuals. Okay, now one of the person we need to remember here who was member of one of the revolutionary society and जिसकी short note भी आपको आती है, उनका नाम है गुसिपी मजीनी भैया। अब ये जो गुसिपी मजीनी है उसका बायोडेटा ले रहे हैं, ये जो है ये आपको पक्का याद रखना है, तो ज़रूर से ध्यान देना। उनका बर्थ जो था वो 1807 में जिनोआ में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1807 जिनोआ। ही वॉज मेंबर ऑफ a secret society named Carbonari. अब secret society, revolutionary society, it's almost same. तो and he himself formed two revolutionary societies, Young Italy and Young Europe. Young Italy was formed in Marseilles and Young Europe was formed in Berne. और इनके नाम एक और इनका अचीवमेंट भी है, just at the age of 24 he was put in exile. उनकी रेवोल्यूशनरी एक्ट्स के चलते उनको भेज दिया था, एग्जाइल कर दिया था। और दूसरी चीज़ ये ही बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये मानते थे कि पूरा इटली यूनिफाइड हो जाना चाहिए, नेशन स्टेट बन जाना चाहिए। एंड यहाँ तक कि मैटरनिच ने ये कह दिया था कि ये भैया ये जो है ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुसिपी मजीनी इंस्पायर्ड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सब जगह पे बिकॉज ऑफ गुसिपी मजीनी मैनी ऑफ द रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ फॉर्म्ड। इसके चलते, इनकी सोसाइटीज़ के चलते पीछे पीछे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने नई नई रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ ओपन कर दी, विच अल्टीमेटली लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि कैसे पूरा यूरोप अलग अलग नेशन स्टेट में डिवाइड हुआ, उसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे जुलाई 1830, क्योंकि ये रेवोल्यूशन जुलाई मंथ में हुआ था, इसे जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, पीपल बिकेम एंग्री,
and overthrew the Bourbon king in France. Now, constitutional monarchy was installed by liberals. liberals ने ये बर्बन किंग को निकाल दिया, बोले भैया अब तो नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत प्राइसेस बढ़ रही है, बहुत कुछ खराब हो रहा है, हमें नहीं चाहिए और अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाएंगे. और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड कौन बना? लुइस फिलिपे. ओके, अब एक और चीज हुई. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हुए चेंजेस से ही चैप्टर की शुरुआत की थी. एक कहावत थी वहाँ पे कि जब फ्रेंच छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है. अभी कोरोना में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है हमारी. तो जैसे ही ये हुआ तो बेल्जियम ब्रोक अपार्ट. बेल्जियम में भी अपराइजिंग्स हुए, बेल्जियम में भी रेवोल्यूशंस हुए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बेल्जियम ब्रोक अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ऑफ नेदरलैंड. सो दिस इज ऑल अबाउट जुलाई रेवोल्यूशन.